Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 4 MPCE 012. That is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. This is part 1 of Unit 1 of Block 4. So let us start with today's topic. आज जो हम बात करने वाले हैं अगर इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट. सो आई विल ट्राई टू फिनिश this unit in two parts. This is the first part. So let us start with the projective techniques. Projective techniques होती क्या हैं और इनका मेन पर्पस क्या होता है. सो आपने थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको टर्म्स पता हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं, मतलब डायरेक्टली कोई क्वेश्चन है तरह का नहीं होता है इसमें, और ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड की होती है. यानी आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं. आपका जो सब्जेक्ट है जो जैसा कर रहा है उसके रेस्पॉन्स एंड उसके बिहेवियर के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं. और इनडायरेक्ट है, मतलब कि डायरेक्टली किसी को भी नहीं पता चलता है कि जो टेस्ट दिया गया है उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहा है. सो जो रेस्पोंडेंट होता है, रेस्पोंडेंट मतलब जिसके ऊपर आप टेस्ट करवा रहे हैं, जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, सो वो जो होता है वो अपने प्रोजेक्शंस मतलब द वे दिस पर्सन इज रिएक्टिंग और रेस्पॉन्डिंग और राइटिंग और टेलिंग यू एनीथिंग. जो ये जो पर्सन है वो किस तरह से आपको रिप्लाई कर रहा है या किस तरह से आंसर दे रहा है, वो उसके प्रोजेक्शंस होंगे. सो जो रेस्पोंडेंट होता है उसके जो प्रोजेक्शंस होते हैं उससे हम आइडिया लगाते हैं कि उसकी अंडरलाइंग मोटिव्स क्या है, वो उसके अर्जेस क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं. सो डायरेक्टली कभी कभी इंसान छुपाता है क्योंकि वो सिक्योर फील नहीं करता या उसको लगता है कि उसके ऊपर उंगलियां उठ जाएंगी या लोग क्वेश्चन करेंगे उसको. सो दैट इज़ वाई वो डायरेक्टली क्वेश्चन करने पर रेस्पोंडेंट रेसिस्ट करता है, खुद को जवाब नहीं देना चाहता है ना. और या फिर उसको खुद ही नहीं पता चलता है कि उसके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है या क्या रीज़न हो सकता है. सो दैट इज़ वाई ये प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो उनको हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि इशू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों ये एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर रही है, या वो क्या कुछ हिडन है क्या. सो रेस्पोंडेंट जो है वो जो भी आंसर देता है उससे हमें उसकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है. वो और उसके लिए भी कन्वीनियंट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपने एटीट्यूड्स को समझे, क्योंकि उसका एटीट्यूड जो भी वो रिस्पॉन्ड करेगा कभी कभी वो एम्बैरसिंग भी हो सकता है उसके लिए. सो दैट इज़ वाई अगर हम इस टेक्निक से करते हैं तो हमें इनडायरेक्टली उसके बारे में पता चल जाता है, और उसके एटीट्यूड्स के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं. तो प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्चेज में भी एंड सर्वेज में भी. सो हम बहुत सारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट जान पाते हैं. सो ये एक तरह का पर्सनालिटी टेस्ट भी आप मान सकते हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन किसी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में मिलती है वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको जनरली पर्सन हाइड करता है. सो अनरिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्सेज हमें पता चलते हैं टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट. मतलब कोई इंसान अगर किसी के लिए कुछ सोचता है या कुछ उसके दिमाग में किसी पर्सन के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी सिचुएशन के लिए कुछ चलता है जो वो हमेशा दबा के रखता है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है. यहाँ पे एडजेक्टिव प्रोजेक्टिव टर्म के बारे में बात किया है, तो एडजेक्टिव प्रोजेक्टिव जो टर्म है ये प्रोजेक्शन से ही ड्राइव हुआ है एंड ये फ्रॉयड ने इंट्रोड्यूस किया था. ये इन्होंने फ्रॉयड का कहना था कि ये हम एक तरह के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट है वो अपनी फीलिंग्स अर्जिस या उसके अंदर जो भी चल रहा है वो दूसरी पर्सन ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पे ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको वो रियल एक्ट जब वो होश में रहता है या वो नोइंगली कॉन्शियसली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रॉयड का ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता है, बट इसके बजाय एक और कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा यूज़ होता है. वो क्या है कि हमारे को जब कोई स्टिमुलस सिचुएशन दी जाती है, स्टिमुलस सिचुएशन मतलब जैसे कि रोशे टेस्ट है, उसमें अजीब सी फिगर्स थी है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, बट वो
होती हैं एंड देन हमसे पूछा जाता है आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो पिक्चर जो है वो स्टिमुलस फिगर होगी। ऐसे ही कोई कहानी दी गई है एंड देन उसका आप उसका जो भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं क्योंकि वो एम्बिगुअस कहानी है, सो आपकी जो स्टिमुलस सिचुएशन है उसको वो कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है सब्जेक्ट, उससे हमें पता चल जाता है। तो वो चीज़ें जो भी उसके दिमाग में चल रही होती है वो उसको एक्सटर्नलाइज कर देता है, मतलब बाहर किसी तरीके से अपनी स्टोरी में रिफ्लेक्ट कर देता है, या जो भी वो परसीव करता है उसमें रिफ्लेक्ट कर देता है। सो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, उसके मोटिव्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो जो स्टिमुली होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट को एक्सटर्नलाइज करने में हेल्प करें। एक्सटर्नलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी हम स्टिमुली उस सामने वाले को देते हैं, सब्जेक्ट को देते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है उस किस तरह का नेचर है आपकी स्टिमुली का, और आपकी स्टिमुली में कंटेंट क्या दिया है, और उस कंटेंट और उस नेचर के बेसिस पे वो किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई हैं जो स्टिमुलस के ऊपर अप्लाई होती है। स्टिमुलस मतलब जैसे मैंने बताया पिक्चर्स हो गई या कुछ जो भी प्रोजेक्टिव टेक्निक में हम यूज़ कर रहे हैं। सो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है। एक होती है स्ट्रक्चर, दूसरी होती है एम्बिग्यूटी। जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी फिर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि किस तरह से कोई स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है, देन इनकम्प्लीट है या बहुत अच्छे से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है या फुल्ली डिवाइडेड है, आपके सब्जेक्ट के पास है कि बहुत दूर है। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर जो स्टिमुलस है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। देन एम्बिग्यूटी दूसरी चीज़ है जो स्टिमुलस में आप देखेंगे। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि इसमें हम काउंट क्या है स्टिमुली का, देन और भी जो भी वेरिएबिलिटी आपको उसमें दिख रही है, जो कोई सब्जेक्ट जब उस चीज़ को देखता है तो वो स्टिमुलस उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पैदा कर देती है, क्या उसके काउंट के बारे में या वो कुछ भी जो वेरिएशन उस स्टिमुलस में दिख रहा है, वो जब सब्जेक्ट उसको देख रहा है तो वो किस तरह से उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। आगे है इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। सो जो मेजर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो इन्होंने 4 टेक्निक्स के बारे में बात की है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, construction techniques and expression techniques. One by one we are going to understand each of them. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें एक एग्जांपल देके एंड देन फिर मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए आपके पास 50 रेस्पोंडेंट्स हैं और उनमें से 20 जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने फेयर वर्ड को कॉम्प्लेक्शन से रिलेट किया है। सो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोग फेयर के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी 30 लोगों ने फेयर के बारे में क्या। फेयर तो अपना रिजल्ट जजमेंट भी फेयर हो सकती है, अनफेयर हो सकता है, तो स्पेलिंग तो सेम है। सो इस तरह से आपको हमको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से सामने वाला सोच रहा है। सो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, कुछ हम क्लूज़ या हिंट्स देते हैं या पिक्चर देते हैं या वर्ड्स देते हैं एंड रेस्पोंडेंट को बोलते हैं कि उसको जल्दी से जो भी उसके माइंड में इस वर्ड के बारे में आ रहा है वो बताना है। जो इंटरप्रिटेशन होती है बहुत सारी हो सकती है एक चीज़ की, है ना। सो जैसे यहाँ पे फेयर का बारे में मैंने बताया, सो उस तरह से बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं सबके। सो वो जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए होंगे सामने वाले को, वो फिर उसको ये नहीं पता होगा कि एग्जामिनर कौन से वर्ड के ऊपर गौर कर रहा है और वो तो रिप्लाई करता जाएगा। तो इंटरव्यूअर जो है वो उसके रेस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करेगा एंड सामने वाला जो है सब्जेक्ट है आपका, उसकी इनर फीलिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देन इसके अलावा जो हम इस टेक्निक में नोटिस करते हैं वो ये कि वर्ड को रिस्पॉन्स करने में कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है इंसान, कितना टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने में, कितने ज़्यादा गैप ले रहा है, ये सारी चीज़ें, और कितना फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ भी डिसाइड करने के लिए। सेकेंड टेस्ट इज़ कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट में क्या करते हैं, कोई सेंटेंस या स्टोरी इनकम्प्लीट होती है उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, और जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा उससे हमें उसका एटीट्यूड और उसके माइंड में क्या चल रहा है ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन टेक्निक या कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ये भी कंप्लीशन टेस्ट जैसा ही होता है। और इसमें हम एक कोई पिक्चर देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये स्टोरी कंप्लीट करो। सो जो स्टोरी है, इनिशियल स्ट्रक्चर तो मतलब जो भी दिया होगा वो बहुत इनकम्प्लीट सा होगा, कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कंप्लीशन टेस्ट में हमारे पास सेंटेंस होता है, वो आधा होता है, उसको कंप्लीट करना बड़ा आसान है और आपको पता है कि जब आपने कर दिया तो कंप्लीट हो गया। बट इसमें जो पिक्चर होगी वो इनिशियल स्ट्रक्चर होगा जो बहुत लिमिटेड होगा, उसमें कुछ एम्बिगुअस सा होगा, एंड देन उनको उसको कंप्लीट करना है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज हमने 2 कार्टून दिए हैं और उसको बोला है कि इसके डायलॉग्स लिखो। अब उसकी मर्जी है ना, पूरा फ्रीडम है, कुछ भी लिख सकता है। नाउ फोर्थ इज एक्सप्रेशन टेक्निक। एक्सप्रेशन टेक्निक में जो उससे पूछा जाता है पर्सन से कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो या अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस करो दूसरे पर्सन के लिए, कि उसके बारे में आप क्या सोचते हो। अच्छा, इस टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये कि जो भी इंटरप्रेटर है, जो भी इंटरव्यूअर है, वो स्किल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो वो गलत कंक्लूजन्स ले सकता है। सेकंड, बायस होने की चांस बहुत ज़्यादा है। सपोज़ जो इंटरव्यूअर है उसको किसी पर्टिकुलर स्किन कलर या किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से इशू है, तो ऑब्वियसली वो जजमेंट ठीक नहीं करेगा, बायस होगा वो, है ना, भेदभाव करेगा। थर्ड इज़ कॉस्टली मेथड है, इसमें एक टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर आप देखोगे ना, इसमें टाइम बहुत लगता है इस टेक्निक में। एंड देन जो रेस्पोंडेंट है, वो उसको जिस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो सकता है वो एक यूनिक केस हो जो बहुत रेयरेस्ट पॉपुलेशन से बिलोंग करता हो। जैसे कि सपोज़ कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, अब सबको तो, पूरी पॉपुलेशन को तो डिप्रेशन नहीं है ना, तो ऑब्वियसली अगर डिप्रेशन का पेशेंट है वो अपने तरीके से रेस्पॉन्ड देगा। तो जो उसका रेस्पॉन्स है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो रिसर्च के टाइम पे ये एक बड़ी रिस्की थिंग हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब बहुत बहुत तरह की कैटेगरीज हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, कोई एक नहीं होती। और ये टेक्निक जो है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि इसमें जो भी आपका स्टिमुली होगा वो बहुत एम्बिगुअस सा होगा, मेलिएबल स्टिमुली होगी, मतलब कि जिससे कुछ भी बहुत सारे रेस्पॉन्सेज तैयार किए जा सकते हैं, कोई एक ही कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। उस तरह की स्टिमुली होती है हमारी। और जो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है, वो क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ बता देता है, आपके सब्जेक्ट के बारे में, उसकी साइकोडायनेमिक फंक्शनिंग कैसी है उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। ये मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है टेस्ट। नंबर 1 इज़ एसोसिएटिव टेक्निक। इसमें जो सब्जेक्ट है उसको पर्टिकुलर स्टिमुलस के बारे में रिस्पॉन्स करना होगा, जैसे कि इंक ब्लॉट हो गया या वर्ड हो गया, और वो उसके बारे में जो भी उसको समझ आ रहा है उस चीज़ को देखकर वो सजेस्ट करेगा, वो बताएगा। इसका एग्जांपल है रोशे इंक ब्लॉट टेक्निक। नेक्स्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में सब्जेक्ट को का रिस्पॉन्स जो होता है वो इस तरह का होता है कि जैसे कि आपने कोई पिक्चर दे दी या कोई स्टोरी दे दी और उसको बताना है कि क्या समझ में आ रहा है उसको देख के, क्या आगे कंप्लीट कैसे करोगे, इस तरह से। सो अधूरी सी चीज़ होगी और उसको कंप्लीट करने के लिए बोल देंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, टैट टेस्ट। नेक्स्ट इज़ ऑर्डरिंग टेक्निक। इसमें जो स्टिमुली हैं उसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो स्टिमुली रखी होगी, जैसे सपोज सेट ऑफ पिक्चर्स, और उसको फिर कंप्लीट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि इसको सही से अरेंज करो, ये सही से अरेंज नहीं है। जैसे कि न्यूज़पेपर में या न्यूज़पेपर या कोई भी कॉमिक वगैरह भी पहले पढ़ते थे, तो उसमें भी कॉमिक में अलग अलग पिक्चर होती थी और एक के बाद एक सीक्वेंस में समझ में आता था पिक्चर देख के कि इसके बाद ये वाला एक्शन होगा, इसके बाद ये होगा। सो उसको ऐसी रैंडम ऑर्डर में बहुत सारी पिक्चर्स दे दी जाएंगी और उसको बोला जाएगा, और कैरेक्टर सब सारी पिक्चर्स में सेम होगा बट वो कुछ करता हुआ दिखाई देगा। अब उसको सब्जेक्ट को बोलेंगे हम कि इसको सही से अरेंज करो, किसी सीक्वेंस में लगा के बताओ। तो जिस तरह से वो सीक्वेंस, और एक से ज़्यादा सीक्वेंस भी हो सकते हैं उसके, तो जिस तरह का वो सीक्वेंस प्लेस करेगा उससे हमें उसके बारे में कुछ आइडिया लग जाएगा। इसका एग्जांपल है वायस। वायस का मैंने प्रैक्टिकल में भी बनाया है, तो आप देख सकते हो। टैट का भी बनाया है, रोशे इंक ब्लॉट टेक्निक के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो प्रैक्टिकल सेक्शन में जाके आप ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, सो दैट आपको और क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी।
सो वायस में पिक्चर अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, ये एक सब टेस्ट होता है पिक्चर अरेंजमेंट का। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्या सोचता है आपका सब्जेक्ट स्टिमुलस के बारे में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन टेक्निक में क्या होगा, एक पार्शियल स्टिमुलस दिया होगा, पार्शियल मतलब आधा अधूरा सा स्टिमुलस दिया होगा और उसको कंप्लीट करना होगा। जैसे सब्जेक्ट को बोलेंगे कि कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट से है, अब आप उसको कंप्लीट स्टोरी बनाओ इन सब्जेक्ट से। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। तो जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसका एक एग्जांपल है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उसको कंप्लीट करने की बात की गई होती है उसमें, एंड फिर उससे हम रिजल्ट निकालते हैं। फिफ्थ जो कैटेगरी है वो है एक्सप्रेसिव टेक्निक। एक्सप्रेसिव टेक्निक्स जो होती हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्रिएटिव एक्टिविटी जैसा है। सो जैसे कि पेंटिंग बनाना, फिंगर पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, या किस फीलिंग को एक्सप्रेस करना, एक्टिंग करना। सो इससे भी आपको एक रिफ्लेक्शन पता चल जाता है कि वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है या सोचता है। इसका एग्जांपल है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक अजम्पशंस। प्रोजेक्टिव टेक्निक का एंड अभी जो प्रेजेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनमें क्या वेरिएशन है, और किस तरह से प्रोजेक्टिव टेक्निक में एजम्पशंस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कोई इंसान अगर वर्बली या फिजिकली अटैक कर रहा है दूसरों के ऊपर, सो हम इसको क्या लेबल देंगे कि वो एग्रेसिव है उसका बिहेवियर, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि मे भी उसको फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ की, या हो सकता है चाइल्डहुड में उसने कोई चीज़ ऐसी फेस किया है, दैट इज़ वाई वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में देखें, प्रोजेक्टिव टेक्निक अगर इस सिचुएशन को देखेगी तो वो ये एज्यूम करेगी कि इस पर्सन के जो साइकोडायनामिक फंक्शनिंग है वो कुछ अलग है, या उस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है उससे हम इस एजम्पशन को फॉलो करेंगे। दूसरी इन्होंने टेक्निक बताई है कि सपोज़ कोई बच्चा सारे टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा है लेकिन एक को अच्छा नहीं कर रहा, एक में अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मे बी उसका जो सब्जेक्ट का इंस्ट्रक्टर है वो ठीक से नहीं उसको अटेंड करता है, या उसके जो कंसेप्ट है उस सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं है ना, या बहुत सारे चांस फैक्टर हो सकते हैं, वो बीमार पड़ गया या कुछ भी, बहुत सारे हो सकते हैं। बट प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो भी इंसान करता है उसके पीछे उसकी एक पर्सनल थीम होती है, वो बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है उसके इस रिस्पॉन्स से, और कोई रीज़न जो होता है वो हिडन रीज़न है। सो इस तरह से हम प्रोजेक्टिव टेक्निक में एज्यूम करते हैं। नाउ जो भी इसमें प्रोजेक्टिव व्यू पॉइंट जो होता है वो एक्टिव और सिलेक्टिव प्रोसेस का होता है कि इंसान किस तरह से किसी रेस्पॉन्स को सिलेक्ट कर रहा है। जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस होता है हमारी करंट नीड और मोटिवेशन से, हमारी यूनिक जो हिस्ट्री है उससे, और जो हमारा वर्ल्ड से डील करने का हैबिट है, किस तरह से हम आउटर वर्ल्ड से डील करते हैं। ये सारी चीज़ें ही हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा प्रोजेक्टिव टेक्निक एज्यूम करती है। और इन प्रोजेक्टिव टेक्निक में ये भी एज्यूम किया जाता है कि जितनी ज़्यादा एम्बिगुअस सिचुएशन होगी, जितनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होगी या क्लियर सिचुएशन नहीं होगी, उतना ही ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स से सामने वाले के बारे में पता चल जाता है, उसकी सिचुएशन और उसको किस तरह से वो चीज़ों को देखता है, अटेंड करता है, वो भी हमें पता चल जाता है। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक के ये एजम्पशंस हैं कि हिडन डिज़ायर, मोटिव्स, वही जो हमने पहले पढ़ा था वही एजम्पशंस है। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्टिव टेस्टिंग। प्रोजेक्टिव टेस्टिंग के बारे में बात किया कि बहुत सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ करते हैं उसमें रॉशे टेस्ट, टैट टेस्ट, प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आते हैं। पहले हम रॉशे टेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि रॉशे टेस्ट है क्या। ये रॉशे टेस्ट जो है ये फेमस इंक ब्लॉट टेस्ट माना जाता है, और जो इंक ब्लॉट्स होती हैं वो हमें पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है अगर इसको सही से किया जाए तो। सो रॉशे जो है इसमें 10 इंक ब्लॉट्स होंगे जो सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड इसका बिल्कुल एक जैसा दिखता है। लेफ्ट साइड जो होता है वो मिरर इमेज होता है राइट साइड का। सो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो
काफ़ी सिमेट्रिकल होती हैं ये। और जो 10 इंक ब्लॉट्स हैं, ये एक ऑर्डर में ही हम सब्जेक्ट को देते हैं, इसको रेंडमली आप सब्जेक्ट को नहीं दे सकते, जैसा उसका सीक्वेंस है उसी के हिसाब से देना है। और ये सबसे पहले हरमैन रोशे ने 1921 में डेवलप किया था। इसमें हाफ कार्ड्स ऐसे हैं जो ब्लैक वाइट और ग्रे होंगे, और हाफ जो होंगे वो कलर्ड होंगे। सो बहुत तरीके हैं इसको एडमिनिस्टर करने के, कोई एक तरीके का स्कोरिंग नहीं होता है इसका। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्कोरिंग का तरीका है वो है जॉन एक्सनर ने जो बताया था, उनके मेथड से ही हम स्कोरिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब पेशेंट को हम कार्ड देते हैं तो कार्ड देके ये बोलते हैं पेशेंट को कि आप बताएं कि ये क्या हो सकता है। सो जो साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट बोल रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा अपने पेपर में शीट में लिखें। इसको बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम वर्ड जो सब्जेक्ट ने बोले हैं, आप 19-20 नहीं कर सकते उसमें, एग्जैक्टली वही लिखना है जो सब्जेक्ट ने बोला है। जब साइकोलॉजिस्ट ये कर रहा है तो उसको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करना है, सिर्फ ये पूछना है कि इसमें क्या दिख रहा है, आप ये आपको क्या लगता है ये इसमें ये क्या है। इस तरह से जब पूरे के पूरे 10 कार्ड्स एडमिनिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो पेशेंट को फिर से सेकंड टाइम वही कार्ड सीक्वेंस में पकड़ाता है। अब सेकंड टाइम जब पकड़ाता है तब साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन कर सकता है, जानने के लिए कि अब और डिटेल में पहचानने के लिए। और बोलेगा क्या साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट को ये बोलेगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है ना, मतलब आपको जो दिख रहा है वही मैं भी देख पा रहा हूँ क्या, दोनों चीज़ें हम दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं, इस तरह से। जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो कभी भी जो क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चन इन द सेंस जिस तरह से आप प्रोग्रेशन में क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, वो इस तरह के होने चाहिए कि आप कुछ हिंट ना दें उससे, कि भाई उसको पता चल जाए कि भाई आगे मुझे यही रेस्पॉन्स करना है। तो लीडिंग क्वेश्चंस उस तरह से लीडिंग नहीं होने चाहिए कि उसको इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स पता चलने लगे कि अब मुझे इस पिक्चर के बारे में ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट है वो आंसर से बहुत सारी चीज़ें ग्रास्प करने की कोशिश करता है, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लोकेशन, कि उसने ब्लॉट का कौन सा एरिया को ज़्यादा लोकेट किया है, ज़्यादा उसके बारे में बात की है। देन कंटेंट, उसने किस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनिमल, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। देन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब कि ब्लॉट का कौन से पार्ट पे पेशेंट का ज़्यादा ध्यान जा रहा है, वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है, उसके फॉर्म को, कलर को, शेडिंग, इन चीज़ों को देख के। मूवमेंट के बारे में कुछ बात कर रहा है क्या। फिर पॉपुलर्स के बारे में भी आपको पता करना है, जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या चीज़ उस पिक्चर में देखते हैं और वो क्या देख रहा है। सो जिस तरह के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, ये जो पोर्शन होता है जो सेकेंड बारी जब हम ये चीज़ें पूछताछ कर रहे होते हैं, इसको इंक्वायरी स्टेट कहते हैं। और वंस ये टेस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, जब 10 की 10 कार्ड्स आपने दिखा दिए, तब हमारा स्कोरिंग का प्रोसेस आता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें एनालिसिस करना पड़ता है ना, और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है उसके रेस्पॉन्सेज को। एंड रेस्पॉन्सेज को देखते हुए फिर हम स्कोरिंग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट, लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स, इन चीज़ों को देखते हुए। जो रोशे का रेस्पॉन्स होता है वो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देता है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया है कि फ्रीक्वेंटली जो शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है उन पिक्चर्स में, उसमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। जो ह्यूमन मूवमेंट और एडिक्वेट नंबर पे ध्यान देता है, मतलब काउंट और मूवमेंट के बारे में ज़्यादा बात करता है, तो वो एडेप्टिव पर्सन माना जाता है, और बहुत इंटीग्रेटेड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग शो करता है। जिसका जिसका ज़्यादा ध्यान बहुत माइनर डिटेल्स में होता है, उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स मिलते हैं। और जो फ्रीक्वेंटली वाइट स्पेस को यूज़ करता है, उसका जो बिहेवियर है वो ये रेस्पॉन्स करता है कि वो अवॉइडेंस वाला पर्सन है, अवॉइड करता है सिचुएशंस को। सो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट इज टैट टेस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। ये डेवलप हुआ था 1930s में, हेनरी मुर्रे एंड क्रिस्टियाना मॉर्गन ने किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। सो ओरिजिनली जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो मेन रीज़न डिज़ाइन करने का ये था कि ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स को मेजर करने के लिए किया गया था। और ये हम जनरली जब करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके गोल क्या है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, नीड्स क्या हैं और प्रेसेस क्या है। दैट इज़ कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अपने गोल तक पहुंचने
में बाधा डाल रहे हैं या बैरियर की तरह वर्क कर रहे हैं, और वो किस चीज़ को अचीव करना चाहता है, अचीवमेंट स्ट्राइव उसकी क्या है। सो ये जो पूरा चीज़ें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये हेनरी मुर्रेस की जो थ्योरी है पर्सोनोलॉजी, उसके ऊपर बेस्ड है। इस टेस्ट की बात करें तो इसमें 31 पिक्चर्स होती हैं, एक ब्लैक कलर की होती है, और ज़्यादातर जो पिक्चर्स होती है उसमें लोग होते हैं, इंसानों को डिपिक्ट किया गया है, और ऑब्जेक्ट्स बहुत कम है कंपैरेटिवली। सो जो भी पिक्चर्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, जो कुछ उनमें से 31 में से कुछ कार्ड्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मेल्स को देने हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे होंगे जो फीमेल्स को देने हैं, और कुछ कार्ड्स ऐसे होंगे जो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को देना है। सो ओवरऑल एक पर्सन को सिर्फ आप 10 कार्ड्स ही दे सकते हो एक पेशेंट को। सो इसके ऊपर भी मैंने प्रैक्टिकल का बनाया हुआ है वीडियो, आप वो भी वॉच कर सकते हैं टेट टेस्ट को समझने के लिए एंड उसमें पिक्चर्स को देखने के लिए। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं जब ये इंट्रोड्यूस कराते हैं टेस्टिंग के टाइम पे, पेशेंट को देते हैं ये कार्ड, तो उससे पूछते हैं कि ये पिक्चर में हो क्या रहा है, आप क्या बताओगे, इसमें क्या स्टोरी चल रही है, क्या आप बताओगे। और फिर पेशेंट से ये भी पूछा जाता है कि ये जो पिक्चर में दिख रहा है ऐसा क्या हुआ होगा जो ये उसके बाद ये पिक्चर दिख रही है। फिर ये भी पूछा जाता है जाएगा कि इस पिक्चर में लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देन इसके आगे फ्यूचर में क्या होगा ये भी पूछा जाएगा। सो सारी चीज़ें, ये सामने वाली जो पिक्चर है वो कैसे हुई, मतलब इससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ था, जो अभी है उसमें क्या फीलिंग, ये सब है, एंड देन आगे क्या होगा ये भी पूछा जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है, जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको राइट डाउन करते जाते हैं, वर्बेंटिम जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली वही वर्ड जो सब्जेक्ट ने बोला है। एंड उसके बाद जब पूरा टेस्ट हो जाता है तो स्कोरिंग का प्रोसेस आता है। तरह तरह के स्कोरिंग मेथड्स हैं, क्लिनिशियन के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर क्लिनिशियंस अपनी मर्जी से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जजमेंट करते हैं एंड स्टोरी को जज कर लेते हैं। और जो दूसरे टेस्ट और भी टैग टेस्ट बने हैं वो कौन कौन से हैं, रॉबर्ट्स ए परसेप्शन टेस्ट जो बच्चों के लिए है, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए बनाया हुआ है। इसमें 27 पिक्चर्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स, टीचर्स या पीयर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। एक और टेस्ट है जिसको चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, ये भी बहुत यंग बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें ये डिपिक्ट किया गया है कि एनिमल्स कैसे तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। कमिंग टू प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स, सो इसमें जो क्लिनिशियन है वो ये बच्चे और एडल्ट्स इन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है टेस्ट। उनको बोलते हैं कि कोई कुछ ड्रॉ करो, जो भी वो ड्रॉ करना चाहते हैं, एंड उनकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हम टेस्ट करते हैं। तो लोगों को जनरली जो बोला जाता है ड्रॉ करने के लिए वो बोला जाता है हाउस, ट्री, पर्सन एंड फैमिली मेम्बर्स वो आपस में क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो टेस्ट अभी अवेलेबल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हैं ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, द हाउस ट्री पर्सन टेक्निक एंड काइनेटिक फैमिली ड्राइंग टेक्निक। ये कुछ टेक्निक्स हैं। इसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हर एक पिक्चर बनाई जाए पेंसिल से, और किस तरह से उसने ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे बनाया है उस चीज़ को, वो हमें देखना है, और अलग अलग शीट्स पे बनाना है, उसको एक शीट पे नहीं करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लैंक शीट्स दी जाएंगी एंड उसको बनाने के लिए बोला जाएगा। और हम उसको स्टिक ड्राइंग बनाने से मना करेंगे, ये ऐसे डंडी वाली ड्राइंग बना के नहीं करना है, प्रॉपर शेप दे के करना है। तो जो ड्राइंग है वो हमें बहुत चीज़ बता देती है सब्जेक्ट के बारे में। क्लिनिशियन जनरली क्लाइंट को जब भी ह्यूमन फिगर बनाने के लिए बोलते हैं तो ये भी बोलते हैं कि आप इसके बारे में बात भी करो, आप जो भी बना रहे हो इसके बारे में बताओ। तो जो इवैल्यूएशंस होती हैं उसकी ड्राइंग की, उसके डिटेल्स में ही बहुत चीज़ें छुपी हुई होती है, किस तरह की शेप बनाई है उसने, कितना डिटेलिंग की है उस फिगर पे, पेंसिल की जो लाइन बनाई है वो कितनी सॉलिड लाइंस बनाई है, जो ड्राइंग है जब पेपर पे की गई है तो उसमें लोकेशन क्या दी गई है, साइज़ क्या है फिगर की, उसके फीचर्स क्या उसने एक्सप्रेस किए हैं, बैकग्राउंड क्या बनाया हुआ है। सो ये रेस्पोंडेंट किस तरह से उसको कमेंट कर रहा है उस फिगर के बारे में, ये भी मैटर करता है। तो ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट जो है काफ़ी पॉपुलर है। इसमें भी सब्जेक्ट्स से यही बोला जाता है कि वो जब एक पर्सन जब वो बना रहा है तो वो उसको इंस्ट्रक्ट भी किया जाता है कि वो पर्सन जब बनाया है तो उसको अपोजिट जेंडर का पर्सन भी बनाए साथ में।
नेक्स्ट टेस्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक भी ये इसके भी बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। सो जो पेशेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं स्टेटमेंट के और उसको कंप्लीट करना होता है। इन्होंने एक दो एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे व्हेन ही आंसर्ड द फोन ही डैश, तो अब उसको कंप्लीट करना है। तो ये बड़ा एम्बिगुअस सा है, कुछ भी आ सकता है ना, मोस्ट मदर्स आर डैश। सो इस तरह के तो पेशेंट को बोला जाता है कि ये जो फर्स्ट दिमाग में चीज़ आती है उसको ही लिखना है, ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है स्टेटमेंट को। तो बहुत सारे स्कोरिंग टेक्निक भी है, बट जनरली जो क्लिनिशियन होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ही इसकी स्कोरिंग करते हैं, ऐसा बोला गया है। नाउ मेरिट्स की बात करें तो प्रोजेक्टिव टेक्निक 1950s में बहुत पॉपुलर होती थी जब हम पर्सनैलिटी को एसेस करते थे। रिसेंट ईयर में जो है वो इसकी ये सप्लीमेंट्री टेक्निक हो गई है, अब ये मेजर टेक्निक नहीं है। और ये साइकोडायनामिक क्लिनिशियंस जो होते हैं वो जनरली इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी वैलिडिटी एंड जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत उठ चुके हैं, क्योंकि अब एक इंसान किस तरह से उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है और उससे जब आप दोबारा पूछोगे कि क्या तुम इस तरह से सोचते हो, तो वो कभी कभी डिनाई कर जाता है उस चीज़ को। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिशियन ने स्को इवन अगर स्कोरिंग मेथड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है तो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिशियंस जब स्कोर करते हैं तो दूसरे दूसरे तरीके से स्कोर कर रहे हैं और उसका आंसर भी अलग अलग आ रहा है, स्कोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं सेम टेस्ट के। सो ये उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है। इवन अगर हमारे पास स्कोरिंग टेक्निक भी सही से है तो भी जो बहुत वीक पड़ जाती है इसकी रिलायबिलिटी। वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी में प्रोजेक्टिव टेक्निक की वैलिडिटी भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो वो कभी कभी सेल्फ रिपोर्ट जो क्लाइंट की होती है उससे मैच नहीं करता। उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, जो साइकोथेरेपीज़ हैं, जो भी और भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के बारे में जब हम कैरी करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो उसके रिजल्ट काफ़ी वेरी कर रहे हैं। सो इसीलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक से हमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन में मिली हैं। दैट इज़ वाई इसकी वैलिडिटी पे भी क्वेश्चन आ रहा है। प्रोजेक्टिव टेस्ट कभी कभी बायस्ड भी होते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि उनको लगता है कि उनके साथ बायसेस हुए हैं। सो बहुत ये जो टेट टेस्ट है इसमें भी देखा गया है कि जब क्लाइंट को हमने पिक्चर दी और क्लाइंट ने जब इस चीज़ को देखा तो उसने ये माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में मेंशन किया है पिक्चर को देखते हुए, जबकि टेट टेस्ट में माइनर ग्रुप से रिलेटेड किसी का भी कोई जिक्र है ही नहीं पिक्चर में, तो भी ऐसा देखा गया है। तो अब टेट टेस्ट स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप को देखते हुए भी बनाए गए हैं आगे से, सो दैट ये इशू ना खड़ा हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक। आई होप आपको ये सेक्शन पसंद आएगा और आपको समझ आएगा कि कैसे क्या है इसमें। एंड सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, सो keep on watching and thanks for watching. Do not forget to subscribe, like and share my videos with the rest of the students. Bye bye.